नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं योगा मास्टर हूँ और सिविल इंजीनियर भी हूँ। हम यहाँ योगाहार यानी कि नेचुरल डाइट सिस्टम यानी कि प्राकृतिक आहार पद्धति, कुदरती आहार पद्धति के ऊपर हम बातें करते हैं। आपको हेल्दी रहना है, विदाउट मेडिसिन रहना है, जीना है, तो आपको योगाहार समझ लेना जरूरी है। आहार का इंजीनियरिंग समझना बहुत जरूरी है। तो ये आहार का इंजीनियरिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीमार लोगों के लिए यही काम का है। जो बीमार नहीं है, बच्चे हैं, बड़े हैं, युवा है, बुजुर्ग है, बीमार है, रोगिष्ठ है, रोगिष्ठ नहीं है, तंदुरुस्त है, सबके लिए ये आहार के नियम है, आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम ये हर रोज अपने वीडियो में ये छोटी छोटी बातें हम आपको समझाते रहते हैं। तो आहार का इंजीनियरिंग यह योगाहार क्या बताता है कि आपकी शरीर की सफाई अच्छी तरह होनी चाहिए और आपके शरीर को सही खुराक देना चाहिए। सावधानी भी रखनी पड़ेगी आपको। तो शरीर कहाँ कचरा इकट्ठा होता है शरीर में और शरीर को कैसा खुराक देना चाहिए, इसका ये पूरा चार्ट है। ये चार्ट आप देखोगे तो पता चलेगा कि आपकी आंतों में सफाई करनी जरूरत होती है। शरीर में आंतों में गंदगी होती है, छोटी बड़ी दोनों आंतों में। आपकी खून और आपके ऑर्गन के अंदर कचरा इकट्ठा होता है तभी बीमारी आती है। हम मानते हैं कि 80 से ज्यादा % बीमारियां सिर्फ कचरे की होती है। कचरा शरीर में बढ़ जाता है तभी ही वायरल इन्फेक्शन होते हैं, दूसरी शरीर में समस्याएं, डायबिटीज है, बीपी है, वो सारी कचरे की ही समस्याएं है। तो कचरा निकालो, ऑर्गन साफ करो, आपकी समस्याएं खत्म हो जाएगी। शरीर को मेंटेन करने के लिए, शरीर के पास काम कराने के लिए ताकत वाला खुराक चाहिए। शरीर जब काम करता है तो वियर एंड टीयर होता है, घिसारा पड़ता है, तो उसको ठीक करने के लिए मेंटेनेंस वाला खुराक चाहिए। और मेंटेनेंस के खुराक के साथ साथ मटेरियल के साथ उसको ठिकाने लगाने वाले कारीगर भी चाहिए। तो आपके शरीर में सही कारीगर, सही खुराक, सही ताकत वाला खुराक, सही न्यूट्रिशन वाला खुराक मिलना चाहिए। आपका खुराक अल्कलाइन बेस ज्यादा होना चाहिए, नहीं कि एसिडिक। आप पका के खाओगे तो वो एसिडिक बनता है, कच्चा खाओगे तो अल्कलाइन रहता है। और धीरे धीरे चबा के खाने की आदत बहुत जरूरी है। चबा के नहीं खाओगे तो शरीर में डाइजेस्ट सही नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा, बीमारी आएगी। जो लोग चबा के खाते हैं वो जीवन भर तंदुरुस्त रहते हैं, बिना बीमारी से जीते हैं। आप जो स्वाद खाओगे वो भी अपना काम करता है। मीठी चीज शरीर में ताकत देता है, खट्टी शरीर में कचरा निकालता है, सफाई काम करता है, तीखा मुंह में सलाइवा लाता है, मुंह में पानी लाने का काम करता है। तो ये स्वाद जो है, वो प्रकृति के पीछे भी जिम्मेदार है। आप ज्यादा मीठी चीज खाओ तो कफ करेगा, आप ज्यादा खट्टा खाओ और तीनों टाइम पकाया खाते रहोगे तो आपके वायु में खून में वायु प्रकृति बढ़ेगा। और आप तीखा खाओगे तो पित्त बढ़ेगा। तो शरीर में कफ पित्त वायु मनुष्य को ही होता है, क्योंकि वो ये तीनों स्वाद का सबसे ज्यादा प्रयोग करता है। दुनिया के दूसरे शाकाहारी प्राणी ये स्वाद के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं है, इसीलिए उन लोगों को कफ पित्त वायु बढ़ता नहीं है। सिर्फ मनुष्य ही स्वाद का कंट्रोल नहीं करता है, इसीलिए उसको एक कफ पित्त वायु बढ़ता है। तो जो लोग नए हैं उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी योगाहार की यूट्यूब चैनल है, वहां जाए और प्लेलिस्ट में जाके वहां योगाहार का पूरा कोर्स करके एक एक वीडियो देख ले। वो ही हमारा पूरा नेचुरल डाइट सिस्टम का पूरा कोर्स है। हाँ, ज्यादातर बातें इसमें आ चुकी है। तो आपको मेरी यह बातें अच्छी लगती है तो आप आपके ग्रुप में या दूसरे को बताइए और वीडियो बोलने के लिए उसके बातें कीजिए। वो जब तक सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक उसका प्रयोग कर पाएंगे नहीं और अपने शरीर को ठीक नहीं रह पाएंगे। आप सबको प्रार्थना है कि जो लोग एनडीएस योगाहार के जो वीडियोस देख रहे हैं, तो उनसे जो आपको फायदा हुआ है, आपको जो नॉलेज बढ़ा है, तो इसके ऊपर आप अपने अनुभव हमको शेयर कर सकते हो। आपका वीडियो जो है हो सकता है तो हिंदी में बना के भेजिए, 1 या 2 मिनट का, जिसमें आपको आपका नाम, कहाँ से बोल रहे हो, आपका मोबाइल नंबर और आपको क्या दिक्कतें थी, क्या तकलीफें थी, बीमारी क्या थी, इसमें आपको क्या फायदा हुआ, बस इतनी छोटी बातें आप हमको भेज दीजिए, तो हम वो अपने वीडियो में, डेली वीडियो में शामिल करेंगे। आज का एनडीएस योगाहार का प्रश्न है, एक बहन लिख रही है, राजेश भाई नमस्ते, बहुत सुंदर सेवाનું કાર્ય કરી રહ્યા છો, તમારો ખૂબ આભાર।
હું જયશ્રી પટેલ ગાંધીનગર સેક્ટર 3 ન્યુ એમાં રહું છું. મારે કોરોના પોઝિટિવ આવ્યો છે. અત્યારે તો ફક્ત તાવ આવે છે. મારી ઉંમર 41 વર્ષ છે. એનડીએસ પૂરેપૂરું ફોલો નથી કરતી. ગ્રીન જ્યુસ અને એનિમા રેગ્યુલર લઉં છું. હવે શું કોરોના થયો હોય તો એનિમા લેવાય? પ્રાણાયામ કસરત કરાય? હવે હું એનડીએસ ચાલુ કરું તો દવાઓ લેવાની હોય તો શું કરું? અને હિમાલયન બેરી તમે કહો છો ક્લિન્ઝિંગ માટે, તો શું એ ચાલુ કરી દઉં? બીજું કે કાચું સલાડની સાથે પાકેલું અનાજ લેવાય કે નહીં? પેલું કાચા ખાઈ લીધા બાદ પાકું ખાવાનું? કારણ કે મને પિત્ત બહુ થાય છે. અંદર જઠર અને આંતરડા વચ્ચે વાલ ઢીલો થઈ ગયો છે. તો જો પેટમાં ખોરાક ન ખાઈએ તો તરત જ એસિડ બનવા લાગે છે. ડેરી પ્રોડક્ટ્સ લેતી નથી, પણ સવારે ભાખરી કે રોટલી અથવા અનાજ જેવું કંઈક ખાવું પડે છે. એકલું ગ્રીન જ્यूस અથવા કાચું સવારે ખાઈએ તો પણ ખાટું થઈ જાય છે. बहन ने गुजराती में लिखा है, तो उनको अभी तो कोरोना हुआ है. अब कोरोना हुआ है तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इनिशियल स्टेज है आपका कोरोना का, तो आप पपीते के पान का रस लाके एक एक जेरोक्स पेपर जितनी साइज का एक पपीता का पत्ता ले आओ. उसका आधे ग्लास पानी डाल के मिक्सी में क्रश करके उसका जूस निकाल के एक सुबह में पी लो, एक शाम को. दिन में 2 बार एक एक पत्तियों का रस पिए, ज्यादा नहीं पियो, नहीं तो जोखम बढ़ जाएगा. तो 2 दिन के लिए आप दो दो पत्ती एक एक पत्तियों का 2 टाइम प्रयोग करोगे तो आपके इनिशियल स्टेज का जो प्रॉब्लम है तो आपको इसमें तुरंत राहत मिल जाएगी. मान लो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गया है तो आपको इमरजेंसी सारवार हॉस्पिटल में एडमिट होकर लेनी पड़ेगी, और ले लेनी जरूरी है. क्यों? क्योंकि फैला वायरस ज्यादा शरीर में ज्यादा जगह फैल जाएगा तो फिर उसको रिकवरी के लिए आईसीयू या ऑक्सीजन की या जिसकी भी जरूरत पड़े, तो हैवी डोज की दवाइयाँ की भी जरूरत पड़े तो ले लेनी चाहिए. तो जिन लोगों को शुरू का इनिशियल सिम्टम्स लगते हैं, गला पकड़ा है या जीरण ताव आता है, तो तुरंत ये खाना पीना बंद करके ये पपीते का कड़वा रस पिए प्रयोग कर लीजिए, तो आप उसमें से जल्दी बाहर आ जाओगे. एनिमा लेके आंतों की सफाई कर लेना भी जरूरी है. तो यहाँ उनको वो पूछ रही है कि भी एनिमा लेवाय कि नहीं, तो एनिमा ले सकते हो आप. एनिमा लेने से फायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं है, क्योंकि एनिमा आंतों की गंदगी बाहर निकाल देता है. तो हमारे शरीर में जो कचरा अंदर और जाएगा वो जल्दी बाहर निकल जाएगा, तो आपको जल्दी रिकवरी आएगी. योगा प्राणायाम कराए तो नहीं, बीमारी जब हो जाती है तब योग प्राणायाम कसरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप कसरत करोगे तो आपकी एनर्जी है वो कसरत में खर्च हो जाएगी, और शरीर को जो वायरस के सामने फाइट करना है उसको जो एनर्जी चाहिए वो डाइवर्ट हो जाती है. तो योगा और कसरत प्राणायाम करना नहीं चाहिए. उस टाइम सिर्फ आपको आराम करना चाहिए. एनडीएस चालू हो तो दवाइयाँ लेनी है क्या नहीं लेनी है? तो आपको दवाई ले लेनी है. हाँ, दवाई लेने से देखो, वायरल इन्फेक्शन जैसी या फूड पॉइजनिंग जैसी कोई भी बीमारी है तो उसमें दवाई लेके रिकवरी लाना जरूरी है. एक बार आप रिकवरी ला दो, आराम हो जाए, फिर हम एनडीएस से नेचुरल डाइट से अपने शरीर को बचाने के तरीके सोचो. लेकिन इमरजेंसी है तो दवाई ले लीजिए. हिमालयन बेरी क्लिंजिंग करती है, लेकिन वो रूटीन क्लिंजिंग के लिए काम की है. आप इमरजेंसी के टाइम पे उसको फॉलो नहीं करना, वो इतनी जरूरत नहीं, इतनी ज्यादा काम की नहीं है. अभी तो आपको वायरस कम करना है. वायरस मारने के लिए आपको कड़वी चीजें ज्यादा खानी है. हाँ, पकाया बंद करना है, डेयरी प्रोडक्ट बंद कर लेनी चाहिए, और शरीर में अशक्ति ना आए इसके लिए खट्टे मीठे फल पे ऊपर रहना है आपको, और साथ साथ में आपको ये वायरस मारने वाले भी डोज चाहिए. वो पूछ रही है कि उनको पित्त की समस्या हो रही है, और वो सुबह में भी थोड़ा नाश्ता कर लेती है. तो ये थोड़ी गलती हम यहाँ कर लेते हैं. रात को पकाया खाना खा के सो गए हैं, पूरी रात हमारे शरीर ने कोई काम नहीं किया है, तो हमारे शरीर में सुबह में अगले दिन का स्टॉक रिजर्व पड़ा रहता है. तो वो स्टॉक जो है वो पहले सुबह में उठ के खाली करना चाहिए. हमारी खून की सफाई कर लेनी चाहिए. खाने पीने में ये फास्टिंग का जो क्राइटेरिया है, हाँ, डॉक्टर लोगों ने आपको सबको बोला है सुबह में राजा जैसा, दोपहर को व्यापारी, रात को भिखारी की तरह कुछ खाए पिए बिना सो जाओ. ये इसीलिए बोला है कि आप मजदूरी नहीं करते हो तो आपको तीनों टाइम नहीं खाना है. आपको 2 ही टाइम खाना है, 2 टाइम के बीच में ही खाना है, यानी कि 24 के 3 हिस्से करो. 24 घंटे के 3 हिस्से, 8-8 घंटे वाले. तो
एक हिस्सा जो है वो खाने में यूज करो और 2 हिस्सा है सफाई के लिए दे दो। तो आपको 8 घंटे के बीच में ही खाना चाहिए। जो मजदूरी है कर रहे, सुबह सुबह में योगा एक्सरसाइज कर लेते हैं 1.5-2 घंटा, और शरीर को मजदूरी करा के शरीर का अगले दिन का स्टॉक खाली करते हैं, वही लोग 8 की जगह 10 घंटा खाए। लेकिन ज्यादा नहीं खाना है, ये आपको खास ध्यान रखना है। हाँ, लोग बीमार इसीलिए पड़ते हैं। सुबह में भी खा लेते हैं, दोपहर को भी खा लेते हैं, रात को भी खा लेते हैं, तीनों टाइम पकाया खाते हैं। पकाया कम खाइए, आधा पकाया खाओ, आधा कच्चा खाओ। हाँ, ये खास ध्यान रखो। खाने का टाइम भी सेट करो आप। 24 में से 8 घंटा, मान लो आप 10 बजे खाना चालू कर रहे हो, तो 10 बजे में दूसरे 8 घंटा ऐड करो, तो 6 बजे तक आप खा सकते हो। इसके बीच में भले 2 बार 3 बार 4 बार खा लीजिए, लेकिन एक बार ये 8 घंटे के बीच में खा लो, फिर खाना बंद करो, दूसरे दिन 10 बजे तक मत खाइए। ये बहुत जरूरी है। बॉडी का इंटरनल क्लींजिंग करने के लिए ये 16 घंटे का फास्टिंग और 8 घंटा खाना ये जरूरी है। मेहनत करने वाले 8 की जगह 10 घंटा खाए, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें छूट मत लो। हाँ, नहीं तो कोरोना या दूसरी बीमारी में फंसोगे। खाने का टाइम भी जरूरी है, खाने का खुराक की क्वालिटी जरूरी है, खाने की प्रकार भी जरूरी है कि चबा के खाना भी इतना ही जरूरी है। तो धीरे धीरे चबा के खाओ, शरीर को ताकत वाला भी दे दो, शरीर को मेंटेनेंस वाला खुराक दे दो, शरीर को कारीगर भी मिलते रहने चाहिए। और वायरस जैसे बढ़ गए हैं तो वायरस मारने वाले कड़वे खुराक भी चाहिए। तो ये देखो, बारिश की मौसम में एक कहावत है, ऊनी ऊनी रोटली ने कारेलाનું શાક। तो करेला का करेले कड़वी करेला का सब्जी क्यों बारिश में खाने के लिए बता रहे हैं? इसीलिए कि बारिश में हवा में कंटा में वायरस बैक्टीरिया है, आप पानी पी रहे हो इसमें वायरस बैक्टीरिया है, आप जो खुराक खा रहे हो इसमें अंदर वायरस बैक्टीरिया है। तो आपके शरीर में वायरल लोड बढ़ न जाए, ये वायरस को मारने के लिए कड़वी चीजें खाने के लिए बताया गया है। ये गर्मी में चैत्र महीना में नीम की फूल का जो रस होता है, લીમડાનો મોર કહેવાય એને ગુજરાતીમાં, उसको क्यों पीने की बातें बताई है? इसीलिए बताई है कि आप ये पियोगे तो आपके शरीर में वायरस जो भी है वो मर जाएंगे, आपको बुखार नहीं आएगा पूरी साल। तो कड़वी चीज का प्रयोग आप कर लीजिए। साथ साथ में दवाई ज्यादा जरूरत है, दिक्कत ज्यादा ही है, तो इमरजेंसी दवाई भी ले लीजिए। एनिमा लेके आंतों की सफाई कीजिए, डेयरी प्रोडक्ट और पकाया बंद कर लो। पकाया खुराक हमारे शरीर में सबसे ज्यादा सड़ जाता है और इसके कारण वायरस ज्यादा बढ़ते हैं। तो पकाया ज्यादा नहीं खाना है, ठीक है। हाँ, तो कच्ची सब्जी, फल, जूस, ये सब कच्चा खाइए। साथ में ये खास वायरस को मारने वाली चीजें भी खाते रहिए। तो ये थोड़ी सी प्रिकॉशन रखोगे तो आपको जल्दी रिकवरी आ जाएगी। दूसरा एक प्रश्न है, मेरा मम्मी 65 ના છે અને મારા હસબન્ડ 43 ના છે, બંનેને બીપી લો થાય છે અને બેક સાઈડ હેડ પેન થાય છે, प्लीज गिव सजेशन। अब एनडीएस वाले हैं या नहीं है पता नहीं है। एनडीएस करते हो और लो बीपी रहता है तो आपको फिर ऐसा हो सकता है कि आपको अशक्ति के हिसाब से लो बीपी रहता है। कच्चा खाने वाले मीठी चीजें या ताकत वाली कैलोरी वाली शक्ति वाली चीजें कम खाते हैं, इसीलिए उन लोगों को अशक्ति का महसूस होता है। तो एनडीएस करने वाले को जब ये लो बीपी का प्रॉब्लम आता है तो उन लोगों को ताकत वाली चीजें, जिस जिस जो खुराक स्वाद में मीठा है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, जिसके अंदर प्रोटीन हो और जिसके अंदर चर्बी है, ऐसा खुराक खाना चाहिए। हाँ, लेकिन चर्बी युक्त खुराक खाना है तो चर्बी का मतलब ये नहीं है कि आप सींगदाना उसको सेक के खाओ, गरम करके मत खाओ। गरम किया हुई सींगदाना शरीर में ब्लॉकेज बढ़ा सकता है। कच्चे सींगदाने पानी में भिगो के खाओ तो वो जो तेल है वो शरीर जल्दी उसको कैलोरी में कन्वर्ट कर सकेगा। तो ये खुराक की क्वालिटी भी इतनी ही ध्यान में रखनी है। लो बीपी होने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो हृदय में खामी है, हृदय बिगड़ गया है तो प्रॉब्लम होता है।
डिहाइड्रेशन हो जाता है। कई बार क्या होता है, सुबह से धूप में काम करते हैं, पानी नहीं पीते हैं, तो उस टाइम भी लो बीपी हो सकता है। आपको शरीर में खून की कमी होती है, कई बार हीमोग्लोबिन कम है, खून कम है, तभी भी लो बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। शरीर में इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाए, फूड पॉइजनिंग जैसी स्थिति हो जाए, तभी लो बीपी की प्रॉब्लम होती है। एलर्जी या रिएक्शन रहता है इसका, तभी भी प्रॉब्लम होते हैं। आपके एंडोक्राइन जितनी भी ग्रंथियां है, उसके अंदर कोई कोई में भी ग्रंथि में प्रॉब्लम है, तभी भी लो बीपी हो जाती है। कई बार कई मेडिसिन हमारी ऐसी हम खाते रहते हैं जिसके कारण भी लो बीपी हो सकता है। और न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप शरीर में जरूरत के हिसाब से सही तरह का खुराक, खुराक देने का तरीका, खुराक देने का टाइम, खुराक की क्वालिटी, ये सब ध्यान नहीं रखोगे तो कोई ना कोई समस्या आएगी। तो ये लो बीपी वाले को थोड़ा शरीर एक्टिव रखना पड़ेगा। इसमें शुगर वाला खुराक देना पड़ेगा, जिसमें मीठी चीजें है, गन्ने का रस है, मीठे फल है, वो खाइए। कई लोगों को खट्टी ज्यादा खाने की आदत होती है, मीठी चीज खाते ही नहीं है, खट्टी पुष्कल खाते रहते हैं, तो दिखने में भी दुबले पतले रहते हैं और अशक्ति लगती है, लो बीपी रहता है। तो आपका स्वाद भी आपको बीमारी का कारण बन सकता है। तो ये भी ध्यान रखो। आपके मगज में खून नहीं पहुंचता हो तो भी चक्कर आ सकते हैं, और हम उसको लो बीपी मान के चलाते हैं। तो कई बार तो क्या होता है कि शरीर में एक रियल दिक्कत क्या है वही पता नहीं है। आपको चक्कर आ रहा है तो बोल देते हैं लो बीपी हो गया। अरे लो बीपी से चक्कर नहीं आते, कई बार बीपी हाई हो जाने से भी चक्कर आते हैं, वो भी पता लोगों को नहीं पड़ता है। हाँ, अपने हिसाब से ही तय कर लेते हैं मुझे ये हो गया। ऐसा नहीं है। आपको पेन में हेड में पेन है, माथे में पेन रहता है, तो पेन के हिसाब से क्या हो सकता है कि आपको खून नहीं पहुंच रहा है। अच्छा, खून नहीं पहुंच रहा है तो मान लो आपकी खून की जो नली है, खून जो ब्रेन में जा रही है, वो ब्लॉक है और सही खून पहुंचा नहीं पा रही है, तभी भी आपको चक्कर आते हैं, ऐसी नर्वसनेस आ सकती है। रियल कारण ढूंढना चाहिए। हाँ, कोई भी समस्या का समाधान चाहिए तो इसके पीछे रियल कारण क्या है वो आप ढूंढ लो। डायग्नोसिस कराइए, बॉडी चेकअप कराइए। मैं तो बोलूंगा एलोपैथी साइंस वालों ने जितनी बॉडी को ठीक तरह जांच करने की सिस्टम में डेवलप की है, इतनी शायद भूतकाल में कभी और किसी सिस्टम में नहीं है। तो एलोपैथी साइंस का ये सबसे बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और वो अच्छा काम है। किसी व्यक्ति को कुछ भी रोग है तो इसके शरीर में कौन सी जगह क्या क्या गड़बड़ी है वो ढूंढ के निकाल के दे देते हैं। इससे बढ़िया कुछ नहीं है। आप पहले आपके शरीर की क्या समस्या है वो तय करो, फिर उसमें से बाहर निकालने के रास्ते बाद में सोचो। हाँ, तो एक पहले तो आपको किस कारण से प्रॉब्लम है। हाँ, खून कम है तो भी नहीं हो, चक्कर आ रहे। अब आप, तकलीफ एक है, इसे पीछे 10 कारण हो सकते हैं। अब 10 में से किसके ऊपर हम काम करें, तो पहले ये समझ लेना है। आपको खून की कमी है तो आप खून बढ़ाओ, हरी पत्ती ज्यादा खाना चालू करो। हाँ, फिनला या प्रिकली पियर्स का जो हाथला थोर आता है उसका जूस पियो, तुरंत आपका खून बढ़ जाएगा, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा, आपकी खून की नली जो है मगज में जाने वाली, पहुंचाने वाली, उसमें ब्लॉकेज है और खून पहुंच नहीं रहा है, तो फिर ब्लॉकेज निकालना पड़ेगा। कोई भी समस्या तो है, इसके पीछे क्या कारण है उसको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। तो जो लोग जो भी कुछ करते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं उसकी जांच करा लीजिए, बॉडी चेकअप कराते रहिए। बॉडी चेकअप करके पहले तो रोग को ढूंढो, समस्याओं कौन सी रियल समस्या है वो ढूंढ लेनी जरूरी है। फिर हम उसका प्रयोग, उसके लिए हम आपको कुछ अच्छी गाइड कर सकते हैं। और नहीं करना है तो फिर हमारी बॉडी चेकअप नहीं करनी है तो आप एनटीएस चालू कर लो। 8 घंटे के बीच में खाइए, हरी पत्तियों का रस 2-3 गिलास पिए, दोपहर दोपहर से शाम तक कच्चे पे रहिए, चबा चबा के खाइए, रात को एक टाइम पकाया खाओ। मान लो आपके शरीर में ये जांच नहीं करानी है और जो भी समस्या होगी तो धीरे 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 शरीर अपने आप ठीक कर लेगा। तो इसमें स्पेशल आपको कोई अलग से ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सिस्टम कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोगों को क्या करना है, सिस्टम करना नहीं है और बीमारी से बाहर आना है, और बीमारी के पीछे क्या कारण है वो भी ढूंढना नहीं है।
तो ऐसे तो कैसे चलेगा, नहीं चल सकता है। आपको तो कोई एक तो करना पड़ेगा, बॉडी चेकअप करा के आओ, या तो आप एनडीएस चालू कर लो, तो भी समस्या धीरे धीरे चली जाएगी। एनडीएस भी करना नहीं है, लोगों को चाय नाश्ता छोड़ना नहीं है, पकाया तीनों टाइम खाना है, तो फिर कैसे ठीक रह पाओगे। इसीलिए तो डॉक्टर चल रहे हैं, हॉस्पिटल इसीलिए तो चल रही है। आप खाओ, मजा करो, और बीमार हो तो हमारे पास आ जाइए, हम बैठे ही है। आप कमाते हो किसके लिए, हमारे लिए तो कमाते हो। ठीक है, तो शरीर को ठीक रखने के लिए या तो एनडीएस फॉलो करो, या तो सही जांच करवा लीजिए कि भी क्या प्रॉब्लम है, तो हम आपको उसके लिए कुछ बोल सकते हैं। हाँ, एनडीएस बेसिक है, जरूरी है सबके लिए। आज की उपयोगी प्रोडक्ट है इमली के बीज। इमली के दाने आते हैं, जो खट्टी इमली हम खाते हैं वो, तो उसके दाने क्या काम के हैं, तो उसको थोड़ा रोस्ट कर लो, तो उसका ऊपर का छिलका निकल जाए, ऐसा हो जाएगा। फिर उसको आपको मुंह में रखना है। भगवान क्या बोल रहा है कि जितना खुराक आप खा रहे हो, जितना आपके जठर में भर रहे हो स्टमक में, उतना खुराक के साथ खुराक जितनी ही मुंह की सलाइवा साथ में जानी चाहिए। ये नियम है कुदरत का। हम कितना भी धीरे धीरे चबा चबा के खाएंगे, 100% लार जाएगी नहीं। अब लार जितना, मान लो आप 500 ग्राम भोजन किया है, तो 500 ग्राम मुंह की लार साथ में पेट के अंदर जानी चाहिए। अब आप इतनी धीमे चबा के खाने की आदत नहीं है, लार पूरी जा नहीं रही है। अब लार जो कम गई, वो आपको बाद में डालनी पड़ेगी। कहाँ से लाओगे, लार की बोतल तो बाजार में मिलेगी नहीं कि भाई चलो एक बोतल ले लिया और ढक्कन खोल के पी लिया और लार भेज दिया। ऐसा होने वाला नहीं है। मुंह की लार आपको खुद को बनानी पड़ेगी, दूसरे की भी लार आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। हाँ, आप आपकी घरवाली को बोल दो कि मेरे लिए थोड़ी मुंह की लार तैयार कर दे और वाटका भर के दे दे, मैं पी लूं, ऐसा भी नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो मुंह की सलाइवा जो है वो खुराक के साथ साथ में पेट में जानी चाहिए। इसके लिए ये ये लार बनाने के लिए, पाचक रस तैयार करने के लिए ये इमली के दाने बहुत काम के हैं। ज्यादातर बहनें ये इमली के दाने यानी कि कच्चू का बहुत खाते हैं, लेकिन वो मुंह में रखती है, चबा चबा के खा लेती है। ये गलत तरीका है। उसका प्रयोग सही यही है कि मुंह में रखो, छिलका निकाल के उसको घुमाते रहो। हाँ, घुमाना है उसको, दांत टच नहीं करना है, सिर्फ घुमाते रहो, मुंह के अंदर पानी आता रहे, इतना जितनी लार मुंह में इकट्ठा हो जाए पीते रहो। हाँ, आप एक इमली का दाना मुंह में रखोगे, कम से कम आधा पौना घंटा वो मुंह में घूमेगा और लार बनाता रहेगा, और उसको पीते रहो। लास्ट में ये इमली का दाना बेचारा काम करेगा तो पतला हो जाएगा, क्योंकि मुंह की लार आपको बना के दे रहा है ना। आप घुमाते रहोगे तो पतला होने वाला, ये मेहनत करेगा तो। अब लास्ट में जो पतला हो जाता है, उसको आप दांत के नीचे रख के तोड़ने का प्रयत्न करोगे, नहीं टूटेगा। अब जिसको दांत नहीं तोड़ सकता है, उसको तोड़ने के लिए पेट को देना चाहिए क्या, नहीं देना है। तो आपको पतला हो गया कच्चू का, फेंक देना है, उसको खा चबा के खाना नहीं है। ठीक है, तो ये इमली का दाना, आप कुछ भी भोजन करते हो, कुछ भी खाते हो पीते हो, इसके पीछे आप एक इमली का दाना मुंह में रख दो, उसको घुमाओ, लार बनाओ, पीते रहो। अच्छा, जो लोग व्यसनी है, हाँ, चाय का व्यसन है, बीड़ी का व्यसन है, तंबाकू खाने का व्यसन है, गुटखा खाने का व्यसन है, इन सब लोगों को व्यसन में से बाहर आने का ये सबसे आसान तरीका और मुक्त का ये प्रयोग है। जिसको जो व्यसन है, वो लोगों को, उनकी घरवाली को मैं बोलूंगा कि वो इमली के दाने के छिलके निकाल के उसके खिस्से में जेब में भर के दे दे, थोड़े 10-15 दाने, और वो ऑफिस का चला जाए घर वाला, फिर हर घंटे उसको फोन करके बोलने का कि आपको चाय की आदत वाला हो या गुटखा वाले को हो, तो बोलने का मसाला खाया या इमली का दाना ममड़ाया, मुंह में रखा। बस आप हर घंटे याद कराते रहो उसको, जो गुटखा याद आएगा तंबाकू का खाने का, तो उस टाइम में इमली का दाना मुंह में रखे और घुमाए, लार बने वो पीता रहे, तो वो गुटके से बच जाएगा। और धीरे धीरे लार अंदर जाएगी, बॉडी क्लिंजिंग होगी, बॉडी की सफाई होगी अच्छी। और ये लार तो एंटी बैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टी वाली होती है, डाइजेस्ट अच्छी करती है, पाचन तंत्र को सही करती है। मुंह की जो आपकी जो दांतों में जो सड़न होती है
उसको भी रोकने का काम करती है। तो ये पायोरिया जैसी बीमारियों को भी कम करती है लार। तो ये लार जो है वो हमारे शरीर के कई जगह बहुत काम की है। तो वो जो व्यसनी लोग हैं वो एक एक कचुका मुंह में रखा है, घुमाते रहे, लार पीते रहे, तो धीरे धीरे व्यसन से बाहर आ जाएगा, शरीर की सफाई हो जाएगी, शरीर में मेंटेनेंस हो जाएगा, शरीर की अच्छी ठीक हो जाएगी और व्यसन छूट जाएगा, पैसा बच जाएगा और व्यसन के कारण भविष्य में होने वाले कैंसर जैसी बीमारी से बच जाएगा। कितने फायदे ये छोटी सी चीज करके दे देता है। हाँ, आप जो खाते हो उसका पाचन भी करके दे देता है। तो ये इमली के दाने मुंह में सलाइवा लाने के लिए बहुत बढ़िया है, सस्ता में सस्ता तरीका है। इससे सस्ती कोई चीज मुंह में लार पैदा करने वाली नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो उसको आप घुमा घुमा के लार बना के पीते रहो। इमली के दाने हमारे यहाँ मिलते हैं, आप हमारे पास से मंगवा सकते हो। काम की बातों में आपने पतियों से पीड़ित पत्नियों तो बहुत देखी होगी, लेकिन पत्नी से पीड़ित पुरुष आपको मिलेंगे नहीं। क्यों? बेचारे किसी को अपना दुख बता नहीं सकते। तो एक भाई ने पुरुष अधिकार संघर्ष समिति बनाई है और वो पत्नी सताए तो हमें बताए, ऐसा स्लोगन उन्होंने लिखा है। उसका कांटेक्ट नंबर भी दिया है। तो पत्नियों के लिए तो पूरी दुनिया काम कर रही है, लेकिन पत्नी से पीड़ित पुरुषों के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। तो एक नंबर मुझे एक भाई ने मुझे भेजा था, तो मुझे ऐसा लगा कि पत्नी से पीड़ित पुरुष है, उनके लिए भी तो किसी को तो हेल्प करनी पड़े ना। तो मैं उनके लिए लाया हूँ। ये नंबर जरा जांच करके देख लेना, सही या गलत है मुझे पता नहीं है। ये तो एक भाई ने मुझे भेजा था, इसीलिए मैंने आप सबको बताया है। हाँ, किसी किसी पुरुष को अपनी पत्नी से प्रॉब्लम है तो ये उसका कांटेक्ट कर सकते हैं, शायद उनका थोड़ा प्रॉब्लम कम हो जाए। ठीक है, और आप क्या खा रहे हो उसके ऊपर आपकी शरीर की साइज रहेगी। आप अल्कलाइन खुराक यानी कि रॉ फूड खाओगे तो एकदम हीरोइन जैसे रहोगे, हीरो हीरोइन जैसे दिखोगे। और आप सीधे रेडीमेड फूड खाओगे, पैकेज फूड खाओगे, पिज्जा बर्गर, ब्रेड बटर ये सब खाओगे, कोका कोला और कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहोगे, तो फिर आपका शरीर ऐसा गोल मटोल हो जाएगा। आपको क्या करना है, कैसा दिखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। इसमें ऊपर वाला किसी को मोटा नहीं करता है, किसी को पतला नहीं करता है। अपना खाना पीना का क्वालिटी ही हमारे शरीर की साइज तय करता है। ठीक है, हमारी शिविरें अभी 11 तारीख को 18 तारीख को है अहमदाबाद में। टाइम दोनों का 3 से 6 का हो गया है, सुबह वाला नहीं है, दोपहर 3 से 6। और आपको एड्रेस लोकेशन चाहिए तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हो। जो लोग डेली शिविर में संडे की शिविर में नहीं आ सकते हैं, वो लोग हमारे डेली 4 से 6 की दोनों जगह अहमदाबाद और गांधीनगर की वहां भी आपको मुफ्त मार्गदर्शन मिलेगा। तो फैमिली के साथ आप आ सकते हो। योगाहार की किट अवेलेबल है, शरीर के काम की सारी चीजें इकट्ठा करके हमने किट बनाई है, जो आपको डिलीवरी उसकी फ्री हो जाएगी। योगाहार की बुक भी अवेलेबल है, आप हमारे पास से मंगवा सकते हो। हमारी यूट्यूब चैनल है फूड विथ लाइफ योगाहार की, वहां आपको अच्छी अच्छी खाने पीने की चीजें मिल जाएगी, रॉ फूड रेसिपी। तो आप वो भी थोड़ा देखते रहिए और अच्छी चीजें बना के खाइए। और ये कहीं भी आप कुछ प्रिंट कराते हैं तो इसका ऐसा एक मैसेज आप कहीं प्रिंट करवा लीजिए, तो इसके साथ लोगों की सेवा होगी। आपको कल दोबारा दूसरे प्रश्न और काम की बातों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।